इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला के जेल से रिहा होने पर इनेलो कार्यकर्ताओं की तरफ से जश्न मनाया गया। तो वहीं जेल से रिहाई के बाद ओपी चौटाला ने मीडिया में बयान दिया। उन्होंने कहा कि वो गांव-गांव जाएंगे, देश के कोने-कोने में जाएंगे और कार्यकर्ताओं में नया जोश भरेंगे। जीबीटी घोटाले मामले में सजा काट रहे इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला अब पूरी तरह से जेल से आजाद है। ओम प्रकाश चौटाला की रिहाई के बाद दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। उनके समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया। ओम प्रकाश चौटाला की रिहाई हरियाणा की राजनीति के लिए एक अहम घटना मानी जा सकती है। वहीं रिहा होने के बाद इनेलो सुप्रीमो मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। मैं एक एक गांव में जाऊंगा, लेकिन अभी मुझे डॉक्टरों ने सोमवार तक की पाबंदी लगाई हुई है। अभी मुझे जकड़ रखा है, शरीर नाली हो गया, इसलिए ये 2-4 दिन में मैं फुर्सत हो जाएगी तो प्रोग्राम बनाऊंगा और न सिर्फ हरियाणा प्रदेश के बल्कि भारतवर्ष के हर हिस्से में जाने का। वहीं इनेलो नेता अभय चौटाला ने ओम प्रकाश चौटाला की रिहाई के बाद कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने ओम प्रकाश चौटाला की सजा के लिए कांग्रेस को दोषी करार दिया। इनेलो नेता ने कहा कि कोर्ट के आदेशों की अनदेखी की गई कि पूर्ण रूप से चौटाला साहब की सजा के लिए कांग्रेस पार्टी दोषी है। उन्होंने ही षड्यंत्र रचा, उन्हीं के षड्यंत्र की वजह से चौटाला साहब को 10 साल की कैद हुई। जहां कांग्रेस दोषी है, वहीं आप पार्टी की सरकार ने दिल्ली की ने भी चौटाला साहब की रिहाई 2018 में हो जानी चाहिए थी। जानबूझ करके उन्होंने इस कोविड का भी सहारा लिया और कोर्ट के कुछ ऑर्डर्स थे उनकी भी अनदेखी करी। प्रदेश में अपनी खोई राजनीतिक जमीन तलाश रही इनेलो के लिए अब कहा जा रहा है कि ओपी चौटाला की रिहाई से इनेलो में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। खुद इनेलो सुप्रीमो कार्यकर्ताओं के बीच जाएंगे, उनमें जोश भरेंगे। यहाँ तक कहा जा रहा है कि प्रयास होगा कि रूठों को मनाया जाए। करनाल में आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुंच रहे हैं और जिला कार्यकारिणी की मीटिंग में वो हिस्सा भी लेंगे और कार्यकर्ताओं से बातचीत भी करेंगे। लेकिन उससे पहले जहां पर बीजेपी के झंडे लगे हुए थे, वहां पर किसानों की तरफ से तिरंगा झंडा लगा दिया जाता है, जिसके बाद 2 किसान हिरासत में ले लिए जाते हैं। उसके बाद किसानों की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जाता है और बाद में किसानों को छोड़ दिया जाता है। ये आप देख सकते हैं, तमाम किसान यहाँ पर जुटे हुए हैं और जो है विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि वो इस कार्यक्रम का भी विरोध करेंगे और फिलहाल कुछ किसान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे एक बार जान लेते हैं क्या कुछ हुआ था आज का घटनाक्रम। सर एक्चुअली हमारा भाई हैं 2, तो वो इधर से आ रहे थे, अपना गुरनाम सिंह चुड़ूनी का काफिला जो मोहाली से आ रहा था। यहाँ पे उन्होंने बीजेपी की, आप देखते गए कि हमारा निशान साहिब है, यहाँ पे बीजेपी कोई भी हम ऐसा झंडा नहीं लगने देते पार्टी का। तो यहाँ पे हमारे भाइयों ने ये बीजेपी के झंडे उतार के और तिरंगा लगाया था और तिरंगा लगाने के जुर्म में पुलिस प्रशासन ने और इन्होंने गिरफ्तार करवाया हमारे किसानों को और उन्हें छोड़ दिया गया। कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल शांतिपूर्वक चल रहा है। आप क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का कार्यक्रम है इसलिए विरोध करने आए थे? नहीं सर, हम बिल्कुल भी विरोध करने नहीं आए थे। सीएम खट्टर का प्रोग्राम है, हम तो सिर्फ वहाँ पे अपना आराम से अपना लंगर लगा रखा, लंगर में गए थे और लंगर में भी ये कर रहे थे कि हमारा काफिला आ रहा था, तो इन्होंने हमारे साथ खुद छेड़खानी की है जानबूझ के। तो अब आप कार्यक्रम होने देंगे सीएम? हाँ बिल्कुल, देखिए ये हमारा धार्मिक स्थल है, ये निशान साहिब जो सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया चौक है, यहाँ भाजपा ने अपने झंडे लगा दिए थे, किसानों ने उनको उतार के तिरंगा झंडा लगाया है यहाँ। इसी एवज में हमारे 2
किसान गिरफ्तार किए थे जिनको रिहा कर दिया। भारत माता हमारे लिए सबसे ऊपर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तिरंगा झंडा किसानों की तरफ से लगाया जा रहा है। पहले यहाँ पर बीजेपी के झंडे लगे हुए थे, क्योंकि आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यहाँ पर पहुंच रहे हैं। इसके चलते बीजेपी जिला कार्यकारिणी की मीटिंग है, इसलिए यहाँ पर झंडे लगा दिए गए थे। और जब झंडा भारत का लगाया गया, तिरंगा झंडा लगाया गया, तो 2 लोगों को हिरासत में ले लिया गया, लेकिन किसानों की तरफ से विरोध हुआ। उसके बाद किसानों को छोड़ दिया गया है, लेकिन यहाँ पर किसान विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। हरियाणा विधानसभा के स्वरूप को बदलने को लेकर के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, चाहे वो ई विधानसभा को लेकर के हो या फिर विधानसभा के अंदर डिजिटल करने को लेकर के जो प्रयास है वो लगातार चल रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो नई विधानसभा के प्रपोजल को लेकर के भी केंद्र से चर्चा की बात और पत्र लिखने की बात यहाँ पर सामने आएगी। हमारे साथ स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता हैं, उनसे ही जानते हैं। सर, एक और आपने कहा कि नए परिसीमन के बाद नई विधानसभा की आवश्यकता पड़ेगी, तो दूसरी ओर विधानसभा को डिजिटल करने को लेकर के भी आपके प्रयास जारी हैं। इससे पहले जो भी तमाम बजट सत्र होंगे या फिर विधानसभा के सेशन होंगे। देखिए, शुरू से ही हमने विधानसभा को पेपरलेस करने का विषय लिया है और उसके ऊपर हम गंभीरता से प्रयास कर रहे हैं। उसी दृष्टि से हमने जो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स उनके साथ MOU साइन किया और इसके पश्चात अब हमने हिमाचल विधानसभा के अंदर जाकर के भी जो पेपरलेस विधानसभा बन चुकी है वहाँ जाकर के भी वहाँ से निरीक्षण किया और देखने के बाद पता लगा कि बहुत सारी चीज़ें वो हमें इस विधानसभा के अंदर ही कर लेनी चाहिए। जिसमें एक तो ये कि जो हमारा ई विधानसभा है उसके अंदर हमारे पास जो हमारा टैबलेट है या जो लैपटॉप है उसको हम इनबिल्ट उस सिस्टम के अंदर वहाँ फिट करेंगे ताकि टेबल के अंदर के सामने की जो टेबल है उसके ऊपर फिट करेंगे ताकि उसके अंदर उसको देखने में पढ़ने में आसानी हो सके। और उसको हम जब भी विधानसभा होगी विधानसभा के पोर्टल के साथ उसको लिंक कर देंगे। उसके अंदर सारी जो सूचनाएं हैं विधानसभा की वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर चली जाएगी। इसके अलावा जो आपने बात कही नई विधानसभा को लेकर के, आपने कहा कि उसका स्ट्रक्चर तैयार होना चाहिए, उसमें कोई प्रोसीडिंग आपकी तरफ से केंद्र को या सरकार? देखिए, मुझे लगता है कि आज हमें दूर की सोचनी चाहिए। 2026 के अंदर नया परिसीमन होने वाला है और उस परिसीमन के मुताबिक हरियाणा प्रदेश के अंदर जो विधायकों की संख्या है वो लगभग 125-26 के करीब होने वाली है। उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं समझता हूँ कि आज से ही हमें प्लानिंग करनी चाहिए। आज जो प्रेजेंट हरियाणा विधानसभा के अंदर सिचुएशन है वो उसके मुताबिक हम एक भी विधायक अगर उसका हमें अलग से व्यवस्था करनी पड़ जाए तो वो आज बड़ी मुश्किल है, क्योंकि जगह की बहुत कमी है। तो इस दृष्टि से आज मीडिया भी कितना बड़ा एक स्तर हो गया है। जब ये विधानसभा बनी थी तो 10 या 12 न्यूज़पेपर होते थे सिर्फ। आज न्यूज़पेपर की संख्या भी बढ़ गई है। आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बड़ा भारी संख्या में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया बढ़ गया है। तो इस दृष्टि से हमें मीडिया की दृष्टि से भी जो स्थान की व्यवस्था है वो आवश्यकता है। और उसके अलावा हमारा जो स्टाफ है, हमारे जो आज यहाँ स्थिति ये है कि हमारे मंत्रियों को भी बैठने के लिए जगह नहीं है। जब विधानसभा का सत्र होता है उनको कोई काम करना होता है तो उनके पास कोई बैठने के लिए कार्यालय नहीं है। मैंने दूसरी विधानसभाओं के अंदर देखा है कि हर मंत्री को विधानसभा के अंदर कमरा दिया हुआ है, अपना कमरा दिया हुआ, स्टाफ का दिया हुआ है। इसके अलावा जो हमारी विधानसभा की समितियां हैं वो उनके चेयरमैन को भी उन्होंने बैठने की व्यवस्था की हुई है और उनके स्टाफ के लिए व्यवस्था की। ये सारी चीज़ों की हमारे पास आज जगह ना होने के कारण हमें कठिनाइयाँ झेलनी पड़ रही हैं। और मैं समझता हूँ कि मैंने जो अपना सुझाव दिया है वो इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कि हमें अभी से 2026 की तैयारी करके आगे बढ़ना चाहिए। सुझाव आपने क्या राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों को भेजा है? किस तरीके से? आदरणीय मुख्यमंत्री जी से लिखा है और जो हमारे विपक्ष के नेता हैं आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी
उनको भी पत्र लिखा है। और आदरणीय ओम बिरला जी जो लोकसभा के हमारे अध्यक्ष हैं, और श्री अमित शाह जी जो हमारा होम मिनिस्टर हैं, हमारे आदरणीय गृह मंत्री हैं, उनको भी लिखा है। क्योंकि चंडीगढ़ का जो प्रशासन है, चंडीगढ़ की देखरेख गृह मंत्रालय के अंदर आती है, तो उस दृष्टि से मैंने एक सुझाव दिया है और मुझे लगता है कि इसके ऊपर गंभीरता से विचार करना चाहिए। ये बात करने के लिए तो सीधे तौर से विधानसभा के कायाकल्प को लेकर के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। एक और जहां नई जो विधानसभा है उसकी रूपरेखा को लेकर के लगातार सुझाव दिए जा रहे हैं स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता की तरफ से, तो वहीं ई विधानसभा को लेकर के भी लगातार कदम बढ़ाए जा रहे हैं। गर्मी बढ़ रही है, तापमान बढ़ रहा है, इस बीच बिजली संकट भी गहरा रहा है। कितनी बिजली प्रदेश में है, क्या लोगों को सुविधा दी जा रही है, इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ सूबे के बिजली मंत्री रंजीत चौटाला हैं। सर, गर्मी बढ़ रही है, बिजली संकट भी गहरा रहा है, ओवरऑल बात की जाए कितनी बिजली है, क्या सीमित बिजली है? हम पे 12,000 मेगावाट बिजली है और इस वक्त ये हालात हमारे थर्मल अभी जैसे विंडो हमारी जो पानीपत थर्मल है उसकी अभी भी खुली है, कभी भी ले सकते हैं, पर हमें बाहर सस्ती मिल रही है 3 रुपये 15 पैसे, 3 रुपये 19 पैसे इस करके, क्योंकि महाराष्ट्र में, केरला में, आपका आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में बारिशें होंगी, उधर लोड कम हो गया तो वहाँ की कंपनीज हमें दे रही है, हम चाहे कल ले लें 3-15, तो हमें कोई पावर प्रॉब्लम नहीं है। अगर 15,000 यूनिट भी खपत हो गए तो 15,000 भी देंगे। कल का हाईएस्ट, कल परसों हाईएस्ट टेम्परेचर था और हमारा जो पावर कंज्यूम हुआ है वो 11,874 यूनिट हुआ है, जो अब तक का हरियाणा बनने के बाद अब तक का रिकॉर्ड है। और 12,000 मेगावाट हम पे तैयार थी, कहीं भी कोई ब्रेकडाउन नहीं, जबकि बराबर ये हालात हैं। चंडीगढ़ में कट लग जाते हैं, पंजाब में तो हालात और ज़्यादा ख़राब है। पंजाब में तो 2 दिन के लिए इंडस्ट्रीज़ भी बैन कर दी गई, इंडस्ट्रीज़ को कोई कनेक्शन, उनको पावर चलने का काम बंद कर दिया गया, वहाँ ऑफिस का टाइम आधा दिन कर दिया गया। इतने टेम्परेचर में इसमें हमारे ऑफिसर्स, हमारे नीचे के कर्मचारी, बहुत मैं उन्हें बधाई देता हूँ, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। सर, आपकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि बिजली कम नहीं है, लेकिन खबरें ये निकल कर आती हैं कि कई गाँव में सब स्टेशन को लॉक कर दिया जाता है बिजली की किल्लत को लेकर। क्या रीज़न क्या है? क्या कोई कम्युनिकेशन गैप है अधिकारियों का जो आप तक नहीं आ रहा, या कुछ और समस्या लगी है? मैं एक सवाल पूछूं आपसे, जब ज़्यादा बरसात हो जाती है तो घरों में से लोगों को पानी निकाल के बाहर फेंकना पड़ता है ना, खेतों से निकाल के फेंकना पड़ता है। जब इतना लोड बढ़ गया, इतनी गर्मी है, आप देख रहे हैं दूसरे कंट्रीज में पानी लोगों पे मार रहे हैं, हालात ख़राब हो रहे हैं। इतनी गर्मी में हर घर के AC ऑन है, हर ट्यूबवेल सारे चल रहे हैं क्योंकि सीज़न है, सारी इंडस्ट्रीज फुल स्विंग में, कोविड के बाद अब चली है, तो इतने में पावर लोड बढ़ता है तो जो सिस्टम होता है उसमें अगर एक ट्रांसफार्मर लगा उस पर जब सारी चीज़ें एकदम ऑन होगी तो उस पर लोड आने से ट्रिप होता है। अब उसके लिए ये है कि दूसरा ट्रांसफार्मर लगेगा, ये टेक्निकल फॉल्ट आ जाता है, बाकी कहीं कोई पावर मतलब हम पे स्टोरेज में कोई कमी नहीं। दूसरा सर, एक आपकी तरफ से विभाग की तरफ से ऑर्डर किए गए हैं कि अगर कोई अधिकारी लापरवाही करता है तो उस पर एक्शन होगा, क्या पूरा आदेश क्या है सर? बिल्कुल, ये कहा गया है कि जो SDO है, उसके बाद आपके JE है, आपका शिफ्ट अटेंडेंट है, ALMS, सब फील्ड में रहे, लोगों को दिक्कत नहीं आ जाए, जो अच्छा काम करेंगे उन्हें रिवार्ड भी करेंगे। अगर किसी की वजह से लापरवाही से कहीं ट्रांसफार्मर जल जाता है, अब हमारा अगर 2 करोड़ का ट्रांसफार्मर जल गया तो फिर इमीडिएट हम एक्शन करेंगे कि जो उस ट्रांसफार्मर पे जिनकी ड्यूटी अब सस्पेंड नौकरी से बाहर कर दिए जाएंगे। अगर किसी ने ऑफिसर की गलती है तो उन्हें चार्जशीट करेंगे, उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल बिजली मंत्री का दावा है और उनका ये कहना है कि पंजाब में भले ही बिजली संकट है लेकिन हरियाणा में किसी तरह की बिजली की कोई कमी नहीं है। जो दिक्कत परेशानी आ रही है वो लोड बढ़ने से आ रही है, गर्मी बढ़ने से आ रही है। साथ ही साथ ये बात भी कही गई है कि कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी अगर लापरवाही करता है, किसी को बिजली की दिक्कत होती है, बिजली सप्लाई में कोई समस्या होती है, अगर वो लापरवाही करता है तो उस पर एक्शन भी लिया जा रहा है। बारिश का मौसम शुरू हो चुका है। बारिश कई जो जगह पर जो है आफत बनती है तो कई पर सोना बनकर बरसती है। इसमें अगर शहर की बात करें तो शहर में कई जगह आफत होती है। इस बार बारिश से बचाव के लिए, जल भराव से बचाव के लिए और सड़कें न टूटे, इसके लिए भिवानी जिला प्रशासन ने किस प्रकार की तैयारी की है, किस प्रकार ड्रेन और नालों की सफाई करवाई जाएगी, कब करवाई जाएगी, इसके लिए हम बात करेंगे भिवानी DC जयवीर सिंह आर्य जी से। सर, क्या कहेंगे बारिश के मौसम में जो है जो ड्रेनें हैं या जो नाले हैं वो न भरें, उनकी सफाई की क्या व्यवस्था है? इसके लिए हमने
इरिगेशन विभाग, पब्लिक हेल्थ, HSBP और म्यूनिसिपैलिटीज़ के अधिकारियों के साथ सारे ज़िले की जो हमारे ड्रेन्स और नालाज हैं जिन पर कार्य चलाया हुआ था, चाहे वो शॉर्ट टर्म का प्लान थी या मीडियम टर्म की या लॉन्ग टर्म की, सभी कार्य चले हुए थे। शॉर्ट टर्म के जो हमने टारगेट रखे थे वो पूरे हो चुके हैं, काम पूरा हो चुका है। तो सभी ड्रेन्स नालाज की कंसर्न डिपार्टमेंट के द्वारा वो सफाई करवा दी गई है। और जहाँ भी सड़कें कोई टूटी हुई है, कहीं गड्ढा है या फिर कहीं पैचवर्क का काम है, तो उसके लिए भी सभी विभाग को रिपेयरिंग के लिए आदेश दे दिए गए हैं। तो आने वाले समय में इस चीज़ की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी कि कहीं बारिश के कारण लोगों को परेशानी हो। सर, जो जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है तो लोगों को बिजली की, पानी की काफ़ी परेशानी होती है, काफ़ी किल्लत होती है, हाहाकार वो मचता है, रोड जाम तक होते हैं। तो इस बार ऐसा न हो, इसके लिए क्या व्यवस्था की गई है कि लोगों को प्रॉपर पानी मिले, बिजली मिले? पानी के लिए पिछले दिनों पब्लिक हेल्थ और जो इरिगेशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों की पूरी तरह से और SDMs के साथ ड्यूटी लगाई गई थी कि सभी जलघर में, वाटर वर्क्स में पानी पूरा पहुँचे। और साथ साथ जो तालाब हैं, पॉन्ड्स हैं गांव में, उसके लिए पशुओं के लिए पीने का पानी पहुँचे और साथ साथ जो इरिगेशन के लिए भी पानी पहुँचे। तो इसके लिए टेल तक पानी को पहुँचाने के लिए अधिकारियों ने गश्त की है और जो हमारा शेड्यूल था उसमें पूरा पानी हमें मिला है। और बारिश भी अच्छी आएगी तो उससे आने वाले समय में किसी तरह की पानी की, चाहे वो पीने के लिए है, चाहे इरिगेशन के लिए है या पशुओं के लिए है, तो किसी तरह कोई दिक्कत जिला विभाग में नहीं आने दी जाएगी। बिजली की बात करें, बिजली से भी काफ़ी लोग परेशान हैं, कब बिजली आएगी, कब कट लगेगा, इससे भी परेशान है। इसके लिए क्या व्यवस्था? बिजली के लिए भी दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के अधिकारियों को ये पिछले दिनों निर्देश दिए गए थे कि कंट्रोल रूम में 24 घंटे कंट्रोल रूम आपका चालू हो, उसमें जो कर्मचारी अधिकारी बैठते हैं तुरंत फ़ोन को उठाएं और उसकी कंप्लेंट को नोट करके तुरंत जवाब दें। और जो कोई कभी कट भी लगाते हैं तो उसका पेपर में हम सूचना देते हैं कि इस दिन ये आपका बिजली का, इस दिन ये कट लगेगा और इतने आवर्स के लिए लगेगा, ताकि लोग उसके लिए तैयार रहें। ये थे DC जयवीर सिंह आर्य, जिनका साफ तौर पर कहना है कि बारिश से पहले जो है ड्रेन और नाले उनकी सफाई करवाई जाएगी। इसके साथ ही जो बिजली पानी की समस्या है उसके लिए अधिकारियों की जवाबदेही तय की गई। पंचकुला के सेक्टर 6 की डॉक्टरों की टीम ने एक सफल ऑपरेशन किया है। 5 साल की बच्ची के पेट से ऑपरेशन कर 1.5 किलो के करीब बाल निकाले। हमारे समाज में डॉक्टरों को ऊंचा दर्जा दिया जाता है क्योंकि एक वही है जो किसी को मौत के मुंह में जाने से भी बचा सकता है। ऐसा ही उदाहरण एक बार फिर से देखने को मिला पंचकुला के सेक्टर 6 के सिविल अस्पताल में। तस्वीरों में नजर आ रही ये मासूम बच्ची, जिसके पेट से 1.5 किलो का बालों का गुच्छा बाहर निकाला गया। डॉक्टर्स की टीम ने सफल ऑपरेशन किया है। डॉक्टर्स को यूं ही भगवान का दर्जा नहीं दिया जाता। इस बच्चे को उसकी असहनीय पीड़ा से निजात दिलाकर डॉक्टर्स ने जो काम किया है उसे शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। 5 साल की मासूम बच्ची का सफल ऑपरेशन हुआ है। बच्ची को कई दिनों से पेट दर्द की शिकायत थी। असहनीय पीड़ा के चलते सिविल अस्पताल उसे ले जाया गया। टेस्ट के दौरान बच्ची के पेट में से बालों का गुच्छा मिला। 1.5 किलो का ये बालों का गुच्छा पाया गया, जिसे पेट से बाहर निकाला गया। कि बच्ची का सफल ऑपरेशन कर उन्हें काफी गर्व महसूस हो रहा है। फिलहाल बच्ची को अभी तक अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है। बच्ची की हालत ठीक बताई जा रही है। 5 साल की बच्ची के पेट में 1.5 किलो बाल होना उसकी जान के लिए खतरा था, लेकिन भगवान का रूप बनकर आए डॉक्टर ने उसकी जान बचा दी। सोनीपत में एक बार फिर चोरों के हौसले बुलंद देखने को मिले। दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम देता चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। हरियाणा में चोरी की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं और पुलिस को कानों कान भनक तक नहीं लग रही। इसका अंदाजा आप इस चोरी को देखकर लगा सकते हैं। तस्वीरों में दिखाई दे रहे इस चोर ने दिन दहाड़े एक साथ 2 चोरी की वारदातों को अंजाम दिया। सोनीपत के कबीरपुर स्थित सर्विस स्टेशन से ये चोर मोबाइल फोन चोरी कर फरार हो गया। सीसीटीवी की फुटेज की जांच करने पर पता लगा कि ये इससे पहले भी 2 मोबाइल चोरी कर चुका है।
सीसीटीवी फुटेज से चोरी की घटना का तो पता चला, लेकिन चोर का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा। मानो ऐसा हो गया है कि चोर खुलेआम पुलिस को चुनौती दे रहा है और पुलिस के हाथ खाली है। सर, मेरे भाई का मोबाइल चोरी हुआ है। मेरे बड़े भाई थे, हमारा सर्विस स्टेशन है कबीरपुर में ही, श्री राम वॉशिंग पॉइंट के नाम से। तो वहाँ पे तकरीबन 3:20 के आसपास कोई आया है, नॉन पर्सन है, स्कूटी पे है, और वो भाई का फ़ोन उठा के ले गया। भाई सो रहे थे। अच्छा, सीसीटीवी फुटेज भी आ रही है निकल कर सामने? सीसीटीवी फुटेज कंप्लीट है, वीडियो भी आ रही है, लेकिन उसने अपने आप को कवर किया हुआ है, ग्लव्स पहने हुए हैं, मास्क लगाया हुआ, कैप डाली हुई है, पहचान में नहीं आ रहा है। बॉडी स्ट्रक्चर से आइडिया लगाए तो कुछ आसपास भी हमने पूछताछ करी है, बट क्लियर नहीं हो पाया। मनीष जी, और भी फ़ोन चुराए हैं क्या आप? हाँ सर, हमारे प्लॉट से सर्विस स्टेशन से 200-300 मीटर के आगे ही उसने 2 फ़ोन और चुराए। वहीं जब पूरे मामले में थाना प्रभारी से बातचीत की गई तो थाना प्रभारी मीडिया के सवालों के बाद चुप्पी साध गए और कहा कि ऐसी छुटपुट घटनाएं होती रहती हैं, ऐसी घटनाओं पर मीडिया के सामने हमारी जवाबदेही नहीं बनती। लगातार बढ़ रही चोरी की वारदातें पुलिस पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। वहीं इस मामले में देखना अब यही होगा कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस इस चोर को कब तक गिरफ्तार करती है। कैथल में CIA-2 पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। CIA-2 पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 3.5 लाख की अफीम बरामद की गई। हरियाणा में इन दिनों नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। नशे के इस कारोबार से जुड़े व्यक्तियों की लगातार धरपकड़ की जा रही है। इसी कड़ी में कैथल में CIA-2 पुलिस टीम ने एक बार फिर से सफलता हासिल की है। पुलिस ने बिहार निवासी के एक अंतर्राज्यीय नशा तस्कर को काबू किया है, जिसके बाद करीबन 3.5 लाख की 2 किलो 830 ग्राम अफीम बरामद की गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शातिर तस्कर अस्थायी तौर पर पंजाब में रह रहा था और झारखंड से अफीम खरीदकर हरियाणा और पंजाब में नशा सप्लाई करने का अवैध धंधा कर रहा था, जिसे पुलिस ने रंगे हाथों धर दबोचा है। मामले की जानकारी देते हुए DSP CAW विवेक चौधरी की ओर से बताया गया कि टीम अपराधियों की धरपकड़ के लिए गश्त के दौरान गौशाला चीका के पास मौजूद थी, जहां पर गुप्त सूचना के आधार पर मुस्तैदी के साथ दबिश दी गई और वहां पर खड़े संदिग्ध रणजीत यादव को काबू किया गया। हमें सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थी कि NDPS जो है अफीम जो है वो लेके एक व्यक्ति आ रहा है, तो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन से हमने टीम बना के जब उसको काबू किया गया, चिका के इलाके से उधम सिंह चौक के पास उसको पकड़ा गया। इसका नाम है रणजीत यादव। यह हरिया जिला बिहार का रहने वाला है। इसको जब पकड़ के इसकी पर्सनल सर्च ली गई तो इसके दोनों पैरों से पिंडलियों में इसके अफीम मिली 2 किलो 830 ग्राम। तो इसको कल वहाँ से पकड़ के राउंड अप किया गया, 2 किलो 830 ग्राम जो अफीम को काबू करके और अरेस्ट किया गया है कि भाई ये कहाँ से लेके आता है, किन किन व्यक्तियों से कॉन्टैक्ट है और यहाँ किन किन को बेचता था। तो जैसे ही हम इसका रिमांड लेंगे उनको भी पकड़ा जाएगा, तो फिर आपको उसको इंटीमेट करेंगे। पुलिस की ओर से जांच जारी है और ये पता लगाया जा रहा है कि इस नशा तस्कर के तार कहां से जुड़े हैं और किस तरीके से ये नशा तस्कर अपने इस काम को अंजाम देता था। किसान आंदोलन की लहर अब शहर शहर दिखाई देने लगी है। इस बीच किसानों ने ऐलान किया है कि वे 6 जुलाई को पंजाब के CM कैप्टन अमरिंदर सिंह के निवास स्थान मोती महल का घेराव करेंगे। उत्तर पश्चिम भारत में जारी लू के कहर के बीच पंजाब में लोगों को पिछले 2 दिनों से भारी बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। पंजाब में बिजली की समस्या खड़ी हो गई है। किसानों के मुताबिक बिजली की सप्लाई के चलते किसानों की धान उत्पादन में समस्या का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा किसानों ने पंजाब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान किया। किसानों ने ऐलान किया है कि वो 6 जुलाई को पंजाब के CM कैप्टन अमरिंदर सिंह के घर का घेराव करेंगे, लेकिन इससे पहले उन्होंने पंजाब सरकार को 5 तारीख तक अल्टीमेटम दे दिया। 32 संगठनों की पंजाब की बैठक हुई, जिसमें फैसला किया तो जो बिजली 8 घंटे पैडी सीजन को देते थे वो कम आती है 5 घंटे 5.5 घंटे। उसके लिए फैसला किया बत्ती जथेबंदियों ने कि 6 जुलाई को मोती महल का घेराव करें। सारे पंजाब में लोग जाएंगे, 32 संगठन जाएंगे। 5 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया है
अगर 5 तरीक तक बिजली की सप्लाई ठीक हो जाती है फिर तो सोचा जा सकता है, नहीं हर हाल तो जा करना मुख्यमंत्री। किसानों का कहना है कि पंजाब में किसानों को 8 घंटे की बजाय सिर्फ 4 घंटे बिजली की सप्लाई दी जाती है। तो वहीं दूसरी ओर किसानों ने ऐलान किया है कि मॉनसून सत्र में जो भी पार्टी किसानों का समर्थन नहीं करेगी, किसान उस पार्टी का विरोध करेंगे। मानसून सेंसर भी बैठना है 19 जुलाई को, तो उसमें भी विचार करेंगे आज की बैठक में कि क्या किया जाएगा। संसद मार्च होगा, संसद मार्च वाला की पैदल मार्च किया जा सकता है, कोई और ढंग निकाला जाता है, कुछ न कुछ जरूर करेंगे। मतलब दिल्ली जाने की तैयारी? हाँ, जरूर करेंगे। किसानों की आवाज वक्त के साथ साथ और बुलंद होती जा रही है। अब किसानों ने ऐसे नेताओं का विरोध करना शुरू कर दिया है जिनके शासनकाल में किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।